Hello students, how are you all? Welcome back to my channel Learn with Maruti. I hope your studies are going well. तो इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर जो है उसके 2 पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था और आज के इस वीडियो में हम इसके 3rd पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन पढ़ा था और जो आज का ये पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में और इथिकल इश्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली आज का ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियोस देखे हैं और अगर नहीं देखे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हमने देखा था। तो उसमें मैंने आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया था जिनको हम जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हम कुछ एनिमल्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं और जेनेटिकल मॉडिफाइड करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम इनको मॉडिफाइड करके इनके थ्रू कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लेते हैं या इनकी कुछ ऐसी सर्विसेज हम लेते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तो एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। इसका मतलब ये है कि हम उसके डीएनए को मैनिपुलेट करें और फिर उसमें कोई न्यू जीन हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस कराने में हेल्प करे। तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि रैट, रैबिट, पिग, शिप, काउ एंड फिश। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। इन सभी पे हम जितने भी ये जो एनिमल्स हैं इनमें बेसिकली हमने ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिन पे हम अपना वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं। यहाँ नीचे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जीन जो है मिल्क प्रोटीन का और आपका फॉरेन जीन हम दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसको फिर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि वी आर ह्यूमंस और आपको पता है ह्यूमन इस नेचर में सबसे डोमिनेंट क्रिएचर है। तो हम बेसिकली जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं चाहे वो प्लांट्स के केस में कर रहे हो चाहे वो ह्यूमन के केस वो एनिमल्स के केस में कर रहे हो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि हम इसको यूज़ कर सके ह्यूमन वेलफेयर के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं जिसमें मैंने आपको ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक शिप, जो डॉली शिप सबसे पहले जो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था डॉली शिप जिसकी क्लोनिंग की गई थी वो है। साथ ही साथ कुछ एक्वेटिक फिशेस भी दिए हैं। तो मैंने ये पिक्चर इसलिए दिया है क्योंकि वी आर नॉट ओनली यूज़ लैंड एनिमल्स, ऑल्सो वी यूज़ एक्वेटिक एनिमल्स फॉर ट्रांसजेनिक पर्पसेस। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए हम एक्वेटिक एनिमल्स का यूज़ भी करते हैं। देखिए जो बेसिक पर्पस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक पर्पस यही है ह्यूमन वेलफेयर के लिए मैनिपुलेट करना, लेकिन इनको हम थोड़ा सा डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखिए जैसे हमने कोई जीन, सपोज़ वी हैव अ जीन और हम उस जीन को जो है रिकॉम्बिनेंट कर रहे हैं, उसमें कोई फॉरेन जो है जीन हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब इस रिकॉम्बिनेंट जो हमें जीन मिला है या रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमें मिला है, इस डीएनए को हम किसी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उस एनिमल के अंदर हम इस पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेसिंग को हम जो है स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या वो पूरी तरह से अपना फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है तो ही हम उस पर्टिकुलर जीन को फिर आगे फर्दर यूज़ करते हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। मतलब कहने का ये है यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में कि हम किसी भी जीन की स्टडी करने के लिए इन एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्टडी ऑफ डिसीज़। देखिए बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि सपोज़ ह्यूमन, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन से रिलेटेड कई सारी डिसीज़ हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी पहले नहीं थी, अब हो चुकी है। लेकिन हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि कोई डिसीज़ जो है या कोई जीन जो कि किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितना एक्टिव है, किस लेवल तक वो असर कर सकता है, तो इसको चेक करने के लिए, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट करा देते हैं एनिमल में, और फिर उस एनिमल के अंदर हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ की ग्रोथ की, कि वो कितनी ग्रोथ कर रही है। बेसिकली इस तरह के एनिमल्स को हम मॉडल कहते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कई ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं जिनमें हम ह्यूमन डिसीज़ की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हम कैंसर की स्टडी कर रहे हैं, कैंसर आपको पता ही होगा। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिसीज़ होती है बेसिकली जिसमें आपके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें जो आपके हम कह सकते हैं जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। एल्जाइमर, एल्जाइमर एक डिसीज़ है जिसमें हम अपनी मेमोरी लॉस कर देते हैं, हमारा ब्रेन एक तरीके से नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो बेसिकली इनको डिसीज़ को स्टडी करने के लिए हमने कुछ मॉडल्स बनाए जिनमें हमने उन जीन को इंट्रोड्यूस करा है जो इन डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम फिर उसमें स्टडी कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से क्या मतलब है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से मतलब है हम किसी ऐसे डीएनए के पोर्शन को या किसी ऐसी जीन को हम इंट्रोड्यूस करा दें जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोड कर रहा है, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बना रहा है। जैसा कि हम इससे पहले आपने देखा होगा मेडिसिन्स के केस में, या फिर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ हम कुछ ना कुछ ऐसा जीन में मैनिपुलेशन कर रहे थे जिससे हमें प्रोडक्ट में चेंज मिल रहा था। तो यहाँ भी हम किसी ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करा दें जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें एक ह्यूमन प्रोटीन होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। बेसिकली ये जो प्रोटीन है ये आपकी जो है लंग्स और लीवर डिसीज से रिलेटेड है, यानी अगर आपकी बॉडी में इस प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको लंग्स और लीवर डिसीजेज हो सकती हैं। तो इस तरह की जो प्रोटीन है ये हम यूज़ करते हैं एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए, जो कि एक लंग डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो सांसें हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, मतलब आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा हम इसी को यूज़ करते हैं आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी पीकेयू की ट्रीट के लिए। जो पीकेयू है आपका ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपके ब्रेन डैमेज हो जाता है। और तीसरा आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिकली लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इनको ट्रीट करने के लिए हमको इस प्रोटीन की ज़रूरत है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसी एनिमल में जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका नाम था रोज़ी। उसमें हमने क्या किया था, हमने उसको एक ऐसा जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जो कि बेसिकली आपका अल्फ़ा लैक्टैलिब्यूमिन जो है प्रोटीन को कोड कर रहा था। और बेसिकली ये जो है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके लैक्टोज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये 2.4 ग्राम पर लीटर जो है प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। और ये जो प्रोटीन जो बन रही थी ये लैक्टोज की क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि नॉर्मल अगर हम काऊ से कंपेयर करें तो उससे कई ज़्यादा गुना ये बेटर रिजल्ट हमको दे रही थी। यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर भी शो किया जिसमें आप इसी पर्टिकुलर रोज़ी काऊ के बारे में देख रहे हैं, ट्रांसजेनिक काऊ के बारे में, जो कि आपको प्रोटीन दे रही थी 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए जो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बेनिफिशियल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका वैक्सीन सेफ्टी। देखिए वैक्सीन सेफ्टी का मतलब क्या है, हम बेसिकली कोई भी वैक्सीन अगर बना रहे हैं तो उसको डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्रायल करने से पहले हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं, उसमें हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। देखिए ये क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम बनाते हैं हम उनको मोर टॉक्सिक टॉलरेंट बनाते हैं, यानी नॉर्मल एनिमल के कंपैरिजन में उनमें टॉक्सिसिटी झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम जब इनको टॉक्सिक एलिमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं तो हम टॉक्सिक एलिमेंट प्रोवाइड कराने के बाद हम स्टडी करते हैं कि इन पे कितना इफेक्ट आ रहा है, और उससे हमें जो है एक तरीके से टेस्टिंग हो जाती है कि हम कितना टॉक्सिक लेवल तक जो है हम अपना कोई भी ड्रग है या कोई केमिकल है उसको कितना टॉक्सिक लेवल तक यूज़ करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये तो आपके सारे पर्पसेस थे
जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के पीछे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बेसिक पर्पस है वो यही है, हम इनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, वो आता है आपका इथिकल इश्यूज़। देखिए, इथिकल इश्यूज़ का मतलब क्या हो गया, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्रिएचर हैं अर्थ पे। तो हम हर चीज़ को यूज़ अपने वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, बट किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो, हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है। क्योंकि जब भी हम मदर अर्थ को ओवर यूज़ करने लगते हैं या उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, तो मदर अर्थ जो है वो इन रेस्पॉन्स कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है जो कि ह्यूमन के डिज़ास्टर का कारण बन जाती है। तो बेसिकली जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स हों चाहे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हों, इन पे जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक लिमिटेड वे में होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि उससे जो है आपकी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ इथिकल इश्यूज हमारे बना रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैनिपुलेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब यूज़ हम करें लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिसयूज़ करें जिससे कि उनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि जब भी हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हम नहीं जानते वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या रेस्पॉन्स देगा हमारे इकोसिस्टम में। क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो नॉर्मल आपके ऑर्गेनिज्म के साथ जो है कोरिलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फिर वो किस तरीके का रेस्पॉन्स देगा, ये भी हम नहीं जानते, और ये अनप्रेडिक्टेबल है जब तक कि हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा लेते। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और बेसिकली उसने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी GEAC। और इसका जो काम था वो था कि वो डिसीजंस लेती थी कि आपका कोई भी GM रिसर्च है उसको कब तक वैलिडिटी रखनी है, और एंड सेफ्टली उसको इंट्रोड्यूस कराना किसी भी GM ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस में। कहने का मतलब ये है कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने ऑर्गेनिज्म बना दिया, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसको जब हम पब्लिक सर्विस में, क्योंकि हम उसका यूज़ तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो जब उसको पब्लिक सर्विस में इंट्रोड्यूस कराएं तो उस सेफ्टी का ध्यान रखना, ये काम आपका GEAC का है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है आपका पेटेंट। देखिए, पेटेंट क्या होता है मैं बता दूं। जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो हम उस पर अपना अधिकार जताते हैं, और इसी को पेटेंट कहते हैं। पेटेंट अगर हम किसी चीज़ को कर लेते हैं तो कोई सेकंड पर्सन विदाउट आपकी अथॉरिटी के उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो पेटेंट जो है ग्रांट करना भी कंपनीज़ के द्वारा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको दिया है कि राइस की जो एक आपने बासमती राइस वैरायटी सुनी होगी, तो इंडिया में लगभग 27 वैरायटीज़ हैं बासमती राइस की। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उसको पेटेंट राइट मिल गया बासमती का बाय US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। और उन्होंने जो बासमती राइस प्रोड्यूस किया था वो क्रॉस वैरायटी थी इंडियन बासमती की और एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी की, मतलब हमारी ही भारतीयों की जो बासमती है वो चावल है हम कह सकते हैं, उसकी वैरायटी को इन्होंने क्रॉस करा दिया एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, और जो नया प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने अपना बता दिया कि हमने न्यू जनरेट करी है ये, और उसका पेटेंट ले लिया। तो बेसिकली पेटेंट लेने से क्या हुआ, उन्होंने क्लेमिंग करनी स्टार्ट कर दी कि अब कोई और इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर कोई और इसको प्रोड्यूस करेगा तो ये लीगल होगा। सिमिलरली इन्होंने ऐसी ही एक और एक्टिविटी करी हमारे जो है हर्बल मेडिसिन, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक नीम का आपकी बुक में केस दिया हुआ है, तो उन्होंने इस हर्बल मेडिसिन के साथ भी इन्होंने यही एक्टिविटी करी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन पेटेंट्स, जैसे ये पेटेंट्स जो इलीगल पेटेंट्स ले रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लें। अदरवाइज़ कोई भी नई मॉडिफाइड स्पीशीज़ जो है पहले से मौजूदा स्पीशीज़ से क्रॉसओवर करा के कोई भी नई मॉडिफाइड स्पीशीज़ बनाएंगे, उसका पेटेंट ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, बाकी जो ऑलरेडी पहले की जो स्पीशीज़ चल रही थी पेरेंटल स्पीशीज़, उनका प्रोडक्शन भी कम होगा, और ये लोग नई वैरायटी को किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करने भी नहीं देंगे विदाउट परमिशन। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है आपकी, वो आती है आपकी बायोपायरेसी। पायरेसी आप बहुत सिंपल से समझते हैं, आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें कहते हैं पायरेटेड सीडीज़। पायरेटेड का मतलब होगा नकल करना। बायोपायरेसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा करा जा रहा है बिना
प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कहने का मतलब ये गवर्नमेंट से बिना अथॉरिटी लिए जो है लगातार मिसयूज़ करना आपका बायो रिसोर्सेज का, यही बायो पायरेसी कहलाता है। देखिए फिगर भी मैंने एक दिया है आपको, जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें सिंपली फिगर से ये सम एक कार्टून टाइप है जो आपको ये बता रहा है कि एक आपकी जो है नॉर्मल आपकी सीड है, एक सीड जो है वो बायो पायरेटेड है, ठीक है, कॉपी है उसकी, जो कि चोरी से बनाई जा रही है एक तरीके से, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और जो है आपकी बुक में दे रखी हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी नहीं है, और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी तो है पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो जो ऐसे देश हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वो बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करके और उससे अपने आप को अगर डेवलप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनको आपस में कोरिलेट कर लेना चाहिए। जो भी ये प्रोड्यूस करें बायोडाइवर्सिटी, उसको जो है जो भी उससे आपका आउटपुट मिले उसको आपस में ये लोग बांटें, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि कुछ ऐसे आपके लॉज बनाए जाएं जो कि एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके, प्लांट्स के चाहे एनिमल्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसमें सेकंड अमेंडमेंट हुआ था इंडियन पेटेंट बिल का, और बेसिकली इसको जब क्लियर किया गया तो इन सारे इश्यूज़ को इसमें कंसिडर किया गया, जो भी ये आपके इश्यूज़ थे, आपके इथिकल इश्यूज़। तो बेसिकली ये जो चैप्टर था फाइनली आज फिनिश हो रहा है, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रो बताया और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आपका एग्रीकल्चर में बताया। सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी मेडिसिन में उसका यूज़, जिसमें हमने आपको इंसुलिन के बारे में बताया, RNAi के बारे में बताया। और नाउ ये जो थर्ड पार्ट है, या हाँ सेकंड पार्ट में हमने जीन थेरेपी को भी एक्सप्लेन किया था और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को भी एक्सप्लेन किया था। और अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें मैंने आपको जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में और इथिकल इश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नाउ ये जो पूरा चैप्टर है ये आप कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ तीनों वीडियोज़ देखिए ताकि आपको और अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। एंड जो है आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँ। कोई टॉपिक जो आपको लग रहा है कि उस पर वीडियो चाहिए आपके क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जो है उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।